Good morning, teacher. I am Braj Kishore, and today in-house training session, I will be discuss about very important and interesting topic related with education. My topic is embracing multilingualism in classroom. कक्षा में बहुभाषावाद के लाभ। विद्यार्थी उस भाषा में सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखते हैं जिसे वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। शिक्षक उस भाषा में सबसे प्रभावी ढंग से अध्यापन करवा पाते हैं जिसमें उनकी सबसे अच्छी पकड़ होती है। प्रथम भाषा इट मीन्स मदर टंग में जितना अधिक अध्ययन और शिक्षण होता है, शैक्षणिक परिणाम भी उतने ही बेहतर होते हैं। भारत से अधिकांश विश्व में बहुभाषी विद्यार्थी अपवाद नहीं बल्कि आदर्श हैं। एक से अधिक भाषा में संज्ञानात्मक लाभ के कई शोध और प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार का ज्ञान अध्ययन और शिक्षण का प्रमुख साधन है। चाहे किसी भी विषय में विशेषज्ञता हो, प्रत्येक शिक्षक को अपने सभी विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान और कौशल की प्रशंसा, प्रचार और उसे निखारने की अवसरों की तलाश करनी चाहिए। एक भाषा और साक्षर शिक्षक होने के नाते ऐसा करना आपकी विशेष जिम्मेवारी है। बहुभाषावाद, जिसे हम मल्टीलैंग्वेजिज्म कहते हैं, या बहुभाषिता, से तात्पर्य एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से है। किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग बहुभाषिता कहलाता है। यह बहुभाषिता विभिन्न स्तर पर हो सकती है। कुछ लोग लिखने, बोलने या पढ़ने में दो या अधिक भाषाओं का प्रयोग कर लेते हैं, भले ही भाषाओं की दक्षता में बहुत अंतर हो। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड नॉर्टक्विस्ट, जो कि एक फेमस एजुकेशनलिस्ट थे, उनका कथन था कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीकर और अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन 3 or more languages. A person who can speak multiple languages is known as a multilingual. यानी वह व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाओं में कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, उसे बहुभाषी कहा जा सकता है। The original languages a person grow up speaking is known as their first language or mother tongue. यानी वास्तविक भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वह व्यक्ति के द्वारा अपनी मातृभाषा के द्वारा ही संपन्न की जाती है। और जब व्यक्ति अपने मदर टंग के अलावे कई अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर उसका प्रयोग कम्युनिकेशन प्रोसेस को सफल बनाने के लिए करता है, तो उस व्यक्ति को बहुभाषावादी कहा जा सकता है। एक शिक्षाविद का कथन है कि हम मूलतः बहुभाषी हैं, यानी मल्टीलिंगुअल। भारत जैसे बहुभाषी देश में तो हमारा किसी एक भाषा के सहारे काम चल ही नहीं सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जितनी वैरायटी लैंग्वेजेस में पाई जाती है
उतनी ही वैरायटी यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजियस में पाए जाते हैं। तो अगर हमें अपने कल्चर के अलावे किसी दूसरे कल्चर को समझना है, किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों के रिलीजन्स और उनके थॉट्स को समझना है, तो उनके लैंग्वेजेस का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। हमें अपनी बात बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक भाषा से दूसरे भाषा के बीच आवाजाही करनी ही पड़ती है। जैसे हिंदुस्तानी जुबान हिंदी और उर्दू भाषाओं का मिश्रित रूप है। हिंदुस्तानी जुबान में होने वाले कम्युनिकेशन की मिठास और संप्रेषण की सहजता देखने लायक है। बहुत से बच्चों के घर की अपनी भाषा या होम लैंग्वेज स्कूल की भाषा से इतर होती है। जैसे अगर किसी बच्चे के घर पर भोजपुरी बोली जाती है, परंतु उसके स्कूल में होने वाली पढ़ाई इंग्लिश और हिंदी में होती है, तो भाषाओं के लिए स्कूल में समायोजन करना काफी मुश्किल होगा। अगर उसको अपने भाषा में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे के घर में भोजपुरी या हिंदी बोली जाती है और स्कूल में पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश हो, तो ऐसे में बच्चा एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में आता है। धीरे धीरे उस बच्चे में भाषाई कुशलता का एक स्तर उत्पन्न होने लगता है। वस्तुतः एक से अधिक भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव और मूलतः एक से अधिक भाषाओं के इस्तेमाल के विचार को स्वीकारना और उसे रोजमर्रा के जीवन में स्थान देना ही सही मायनों में बहुभाषिकता या मल्टीलैंग्वेलिज्म कहलाता है। स्पष्ट है कि हम छात्रों से संपर्क में आते हैं, जिन छात्रों से संपर्क में आते हैं उन छात्रों का पारिवारिक स्तर या उन छात्रों की जो कम्युनिटी है, उन छात्रों का जो ट्रेडिशन और कल्चर है, वो अलग अलग बेस से उत्पन्न होता है और अपने ट्रेडिशन, कल्चर और फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उनकी भाषा का निर्माण होता है, जिसे वो अपना मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के आदिवासी अंचल में साक्षरता पर आयोजित एक समारोह में बच्चों से स्कूल की लाइब्रेरी और किताबों से दोस्ती करने के बारे में बात हो रही थी। इसी बातचीत के दौरान बच्चों से घर के लोगों को कहानी पढ़कर सुनाने का जिक्र किया गया। तत्पश्चात एक लड़की ने सवाल किया, सर, घर के लोगों को कहानी कैसे सुनाई जाए? अगर उनको अपनी किताब से कहानी पढ़कर सुनाते हैं तो कहानी उनको समझ में नहीं आती। यह एक काफी समस्यात्मक सवाल था। अतः हम कह सकते हैं हम सभी मूलतः बहुभाषी हैं। किसी एक भाषा से हमारा काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहां के हर एक स्टेट की अपनी एक अलग भाषा है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। तो हमें कुछ दूरी पर ही भाषाओं में अंतर देखने के लिए मिलता है, और यदि हमें इंडिया में रहना है और इंडियन कल्चर को समझना है, इंडिया में जगह जगह घूमना है, तो हमें वहां की
रीजनल लैंग्वेज की थोड़ी बहुत जानकारी आनी चाहिए, अन्यथा हमारे लिए एक समस्यात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि हम सभी मूलतः बहुभाषी हैं, किसी एक भाषा से हमारा काम चल नहीं सकता है। हम स्कूल में एक भाषा बोलते हैं, घर पर दूसरी भाषा बोलते हैं, दोस्तों के साथ किसी अन्य भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य भाषाओं में हम बोलते और काम करते हैं, मगर उसमें लिखने पढ़ने का काम मूलतः जिन भाषाओं में करते हैं उनमें कम्युनिकेट का काम हम काफी कम करते हैं, जैसे कि संस्कृत, इंग्लिश इत्यादि। ये ऐसी भाषाएं हैं जो हमें स्कूली शिक्षा के दौरान प्राप्त होती हैं और इसमें हम लिखने और पढ़ने का अधिकांश कार्य करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में हम इसका यूज उतने बड़े स्तर पर नहीं कर पाते हैं। बहुत से हिंदी भाषी राज्यों में इंग्लिश कम्युनिकेशन की जरूरत प्राय नहीं होती, मगर वहां के लोग इंग्लिश पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल्स इत्यादि पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म इन एजुकेशन, यानी बहुभाषिता या बहुभाषा का शिक्षा में महत्व है। लैंग्वेज सभी मनुष्यों और उनकी सोसाइटी का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो मनुष्य जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है, वहां पर उस स्तर के लैंग्वेज का प्रभाव ज्यादा देखने के लिए मिलता है। लैंग्वेज पर कम्युनिटी का प्रभाव एंशिएंट टाइम से देखा जाता आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा अपनी मदर टंग को स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। इससे भाषाओं को सीखने की मनुष्य की नेचुरल हैबिट और विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम औपचारिक व अनौपचारिक स्थितियों में कई और लैंग्वेजेस सीखते हैं। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ पे कई संस्कृतियों का संगम हमें देखने के लिए मिलता है। एंशिएंट टाइम से कई संस्कृतियों को भारत ने अपने यहाँ बना दी है, तो यहाँ के लैंग्वेज पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। और यही विशेषता हमारे देश को दुनिया में एक विशिष्ट व उदार राष्ट्र बनाती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में तो किसी एक भाषा के सहारे काम चल ही नहीं सकता। इस देश में हर प्रांत की अपनी एक अलग भाषा है। यहां अनेक लोग ऐसे हैं जो अपने मदर टंग के अतिरिक्त अदर लैंग्वेजेस का भी नॉलेज रखते हैं। ऐसे लोग बिलिंगुअलिज्म के अंतर्गत आते हैं, यानी अपनी मातृभाषा के इतर किसी अन्य भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को हम बिलिंगुअलिज्म के अंतर्गत मानते हैं। जबकि अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कई ऐसे लोग भी हैं जो दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, और वैसे लोगों को मल्टीलैंग्वेलिज्म के अंतर्गत रखा जाता है। अतः हमारा देश एक मल्टीलैंग्वेज कंट्री है, जिसका इफेक्ट यहाँ के एजुकेशन फील्ड में भी पड़ता है। इंडिया शायद
वर्ल्ड का एक ऐसा अमेजिंग कंट्री है जहां की लिंगुअल वैरायटी या लिंगुअल वेरिएशन स्टेट डिवीजन का मेन बेस बना। इट मींस कहने का मतलब यह है कि भारत में भाषाई प्रभाव इतना अधिक है, भाषाई विविधता इतनी अधिक है कि भाषाई आधार पर कई सारे राज्यों का बंटवारा हो गया। मल्टीलिंगुअलिज्म यहाँ की कल्चर का अभिन्न अंग है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारी भाषा हमारे कल्चर, हमारी कम्युनिटी पर बेस्ड होती है, यानी हमारी भाषा की उत्पत्ति हमारी संस्कृति से होती है, हमारे ट्रेडिशन से होती है। मल्टीलिंगुअलिज्म पर हुए एक बहुत ही आवश्यक स्टडी से यह स्पष्ट हुआ है कि मल्टीलिंगुअलिज्म सोसाइटी में कम्युनिकेशन को बाधित करने की बजाय काफी हेल्पफुल है। यानी जो बहुभाषिता है वो हमारे समाज में कम्युनिकेशन को रोकती नहीं, बल्कि ये कम्युनिकेशन को और बढ़ने में मदद करती है। देश की प्रमुख साहित्यिक भाषा जैसे कि असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं और 1500 से अधिक अदर लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं के इस व्यापक उपयोग के साथ एक सवाल यह भी उठता है कि ऐसा क्या है हमारे देश में जो इतनी वेरिएशन के बावजूद, चाहे वो कल्चरल वेरिएशन हो, रिलीजियस वेरिएशन हो, सोशल वेरिएशन हो, इकोनॉमिक वेरिएशन हो, पॉलिटिकल वेरिएशन हो, इतनी सारी वेरिएशन के बावजूद हमारा देश एकजुट कैसे है? तो शायद इस सवाल का जवाब हमारी विविधता के प्रति हमें पाए जाने वाला सम्मान ही है या सम्मान में ही छुपा हुआ है। क्योंकि हमारे देश में स्थिति आज भी यही है कि हम दूसरे स्टेट के कल्चर, ट्रेडिशन को उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही रेस्पेक्ट देते हैं जितने अपने कल्चर और ट्रेडिशन को देते हैं। भले ही हमें अदर स्टेट के लैंग्वेजेस को समझने बोलने में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन फिर भी हम अपनी लैंग्वेजेस की तुलना में अदर स्टेट के लैंग्वेजेस की अवहेलना नहीं करते हैं, उसका एक तरह से असम्मान नहीं करते हैं। पहले के समय में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का अस्तित्व भारत में नहीं था। हालांकि वर्तमान में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का प्रस्ताव दिया जा चुका है। इट मींस इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में एक से अधिक भाषाओं के सीखने संबंधित नियम और कानून बनाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया है। भारत में कॉलोनियल पीरियड से पहले शिक्षा किसी भी एक भाषा में दी जाती थी, बट हायर एजुकेशन ज्यादातर संस्कृत जैसे लैंग्वेज में
दी जाती थी, बिकॉज संस्कृत एक रिलीजियस लैंग्वेज थी, एक धार्मिक लैंग्वेज थी, जिसे एंशिएंट टाइम से ही भारत में देवों की भाषा कही जाती थी। एंशिएंट टाइम से ही संस्कृत लैंग्वेज का उपयोग भारत में रिलीजियस बुक, रिलीजियस नॉवेल्स, रिलीजियस थॉट्स को लिखने के लिए किया जाता रहा। हमारे चारों वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य, कालिदास की रचनाएं, ये सारी पुस्तकें, ये सारे नॉवेल्स, ये सारे रिलीजियस बुक्स संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। उस समय यानी एंशिएंट टाइम में शिक्षा का माध्यम भी संस्कृत ही था। गुरुकुल में गुरुओं के द्वारा संस्कृत माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। आम जुबान भी लगभग संस्कृत के इर्द गिर्द ही घूमता था। संस्कृत को काफी सम्मान और काफी पवित्रता के साथ उसको पढ़ा जाता था और प्राय सभी रचनाएं संस्कृत में ही लिखे जाने का प्रयास किया जाता था। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो उस समय की सोसाइटी थी वो हमारे रिलीजियस थॉट्स पे डिपेंड थी और हमारा रिलीजियस थॉट वैदिक या वेदों से संबंधित था और वेदों में जो सबसे महान भाषा बताया गया है वो संस्कृत को बताया गया। इसके बाद कॉलोनियल पीरियड के दौरान यानी जब हमारा देश गुलामी की जंजीर में बढ़ा, हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ या यूरोपियन व्यापारियों का आगमन शुरू हुआ, तो हमारे कंट्री के एजुकेशन मीडियम में एक अलग बदलाव देखने को मिला। अब संस्कृत का स्थान इंग्लिश लैंग्वेज ने ले लिया। क्यों? क्योंकि अब हमारा देश, हमारा कंट्री एक अलग कंट्री के कल्चर, ट्रेडिशंस के बंधन में बन चुका था और वो कंट्री था ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटिश हमसे या इंडियन से उतनी अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को करने में काफी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में देखा। उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों ना भारत में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें अपनी भाषा में ट्रेन किया जाए, उन्हें अपनी भाषा में स्किल किया जाए, ताकि हम इनसे आसानी से कम्युनिकेट कर सकें, इन पर आसानी से अपना शासन चला सकें, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप कर सकें। अब भारत में इंग्लिश वह लैंग्वेज बन गया जिसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर सत्ता और स्थिति को एक बेस प्रदान किया और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी खर्चे भी किए भारत के एजुकेशन सेक्टर में और कई ऐसी पुस्तकें जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, जो कि भारतीय रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई थी, उन्हें चेंज करके इंग्लिश में अनुवादित किया ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूली स्तर से ही अंग्रेजी पुस्तकों का अध्ययन करें, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर से रिलेटेड पुस्तकों को अंग्रेजी में पढ़ें और इंग्लिश उनके लिए उनके मदर टंग के जैसा हो जाए।
ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो और हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन को इंडियंस समझ पाए, जान पाए। क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि हमारा कल्चर, यानी जो जिस कल्चर से हम आते हैं, जिस ट्रेडिशन से हम आते हैं, वो वर्ल्ड का सबसे महान कल्चर है। तभी तो हमने कई सारे दुनिया के देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपने डोमेन्स को एस्टेब्लिश किया। यह न केवल हमारे देश की शिक्षा प्रणाली की भाषा थी, बल्कि इसे बहुत जल्द ही शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इंग्लिश को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मशीनरी की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज करना शुरू कर दिया। अब हर एक स्टेट जहां पर उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज का इफेक्ट था, वहां के एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने इंग्लिश को जोड़ना शुरू किया। गुजरात में गुजराती पुस्तकों को इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया, बंगाल में बांग्ला साहित्य और पुस्तकों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, पंजाब में पंजाबी पुस्तकों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इस प्रकार जितने भी प्रेसिडेंसी थे, चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी हो, महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी हो, सारे प्रेसिडेंसी में एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट के नाम पर वहां के रिलीजियस पुस्तकों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया, वहां के नॉवेल्स का, वहां के बेसिक लर्निंग पुस्तकों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया, ताकि बच्चे इंग्लिश में ही पढ़े, इंग्लिश में ही वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में पढ़े, इंग्लिश में ही वो अदर स्किल्स के बारे में पढ़े। इस प्रकार आजादी के बाद भी, यानी जब हमें इंडिपेंडेंस की प्राप्ति हुई, उसके बाद भी भारत में इंग्लिश का महत्व बरकरार रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के रूट में एक तरह से इंग्लिश को इस तरह सेटल कर दिया था, जिसका रूट पूरी तरह या जिसकी जड़ को हम पूरी तरह कभी खत्म नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकेंगे। लेकिन भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रणाली में पुनर्जीवित करने के लिए बाद में प्रयास किया जाने लगा। यह देखा गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे एजुकेशन में इंग्लिश का वो डोमिनेंस एस्टेब्लिश्ड है, तो उस डोमिनेंस के एस्टेब्लिश होने के कारण हमारे अपने कल्चरल लैंग्वेज, अपने मदर टंग, अपने रीजनल लैंग्वेज का इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे अपने देश से ही खत्म हो रहा है, और जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि इंग्लिश थी तो किसी अदर कल्चर की लैंग्वेज थी और उसे हम सीख रहे थे, और अपने मदर टंग, अपने रीजनल लैंग्वेज को हम भूलते जा रहे थे, उसको वो अहमियत नहीं दे रहे थे जितनी अहमियत हम इंग्लिश को दे रहे थे। चाहे वो संस्कृत हो, बांग्ला हो, गुजराती हो, उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, ये सारे लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं इंग्लिश के आगे दबे और झुके हुए लग रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन को इंडियन सोसाइटी के लोअर क्लासेस तक पहुंचाने के लिए शिक्षा मदर टंग में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने भी जिस बेसिक एजुकेशन के मीडियम को इंग्लिश में एस्टेब्लिश किया था, उस समय वो एजुकेशन भारत के सिर्फ संभ्रांत लोगों को ही मिल पाता था, या सिर्फ मिडिल क्लास के लोगों को ही मिल पाता था। आज भी या उस समय भी भारत में वैसे दबे कुचले वर्ग के लोग थे जो इंग्लिश से अनजान थे, वो एजुकेशन से ही अनजान थे।
क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले एजुकेशन सिर्फ भारत के संपन्न लोग ही ले पाते थे, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो या वोकेशनल एजुकेशन हो या कॉम्पिटिटिव एजुकेशन हो। तो फिर उन्हें लैंग्वेज की जानकारी कहां हो पाती, तो फिर वो इंग्लिश को कहां से समझ पाते। लेकिन जब हमें आजादी प्राप्त हुई, यानी हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यह रियलाइज किया, यह महसूस किया कि भारत के जो बिल्कुल ही नीचे का क्लास है या निचले वर्ग के लोग हैं, आज भी एजुकेशन से महरूम है और उन तक शिक्षा पहुंचाना आवश्यक है। लेकिन माध्यम क्या था? माध्यम था अंग्रेजी, इंग्लिश। और इंग्लिश कौन लोग समझ पाते थे? तो इंडिया के सिर्फ हाई क्लास सोसाइटी के लोग ही इंग्लिश को समझ पाते थे। इसकी पहुंच इंडिया के लो क्लास सोसाइटी में नहीं थी। तो इसका समाधान क्या है? क्योंकि एजुकेशन तो उनको भी चाहिए था, हाई क्लास तो एजुकेटेड थे ही और एजुकेटेड होकर वो डेवलप हो रहे थे। लेकिन जो इंडिया का लोअर क्लास सोसाइटी था वो ना तो डेवलप हो पा रहा था, ना एजुकेटेड हो पा रहा था और ना ही उनका कोई अपना लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हो पा रहा था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन को इंडियन सोसाइटी के लोअर क्लास तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन मदर टंग में उपलब्ध कराने का प्रयास करना शुरू किया। मल्टीलिंगुअलिज्म के माध्यम से एक शिक्षक छात्रों का संज्ञानात्मक, सामाजिक चिंतन व बौद्धिक क्षमताओं का विकास आसानी से कर सकता है। क्योंकि छात्र जब अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, स्कूल में वो पहली बार आते हैं, तो वो सिर्फ एक लैंग्वेज को लेकर आते हैं और वो लैंग्वेज होता है उनका मदर टंग, उनकी मातृभाषा, जिसको वो परिवार में सुनते बोलते आ रहे हैं। और एकाएक जब वो स्कूल में आते हैं तो उनका सामना एक ऐसे लैंग्वेज से होता है जो कि ना तो हमारे कल्चर का हिस्सा रहा था, ना हमारे ट्रेडिशन का, और ना फैमिली में एंशिएंट टाइम से ये लैंग्वेज हमने सुना या बोला था। तो इस परिस्थिति में बच्चा बिल्कुल ही घबरा जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि वो कैसे तालमेल बैठ पाए। क्योंकि घर में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी अदर लैंग्वेज में और स्कूल में हम कम्युनिकेट एक ऐसे लैंग्वेज के रूप में, एक ऐसे लैंग्वेज में कर रहे हैं जिसकी पहचान हमें अभी तक नहीं है। तो इस परिस्थिति में बच्चा जो है वो धीरे धीरे उसका मन अधिगम व्यवस्था से उचकने लगता है और वो लर्निंग प्रोसेस को रुचिकर तरीके से नहीं ले पाता। तो इसी के तहत मल्टीलिंगुअलिज्म के माध्यम से एक शिक्षक छात्रों के जहां संज्ञानात्मक और सामाजिक चिंतन व बौद्धिक क्षमताओं का विकास आसानी से कर सकता है। विभिन्न भाषाओं का प्रयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को अपनी भाषा में समझ सकते हैं, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने रिलीजियस को अपने मदर टंग में समझ सकते हैं। लेकिन हमारे देश में सिर्फ एक ही कल्चर तो नहीं है, कई सारे कल्चर का समूह यहां पर पाया जाता है, कई सारी ट्रेडिशन का समूह यहाँ पे पाया जाता है। तो अगर हमें अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन से हटकर दूसरे स्टेट के कल्चर, दूसरे स्टेट के ट्रेडिशन को समझना है, तो इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम उसके लैंग्वेज को भी समझें, तभी हम उसके कल्चर को और उसके ट्रेडिशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं।
तो इस तरह अगर छात्र एक से अधिक भाषाओं के अध्ययन करने में सफल हो जाते हैं तो वे कई तरह की संस्कृतियों से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, कई तरह की संस्कृतियों को आसानी से समझ सकते हैं। वर्तमान में हमारे देश के एजुकेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू मदर टंग में अनेक चुनौतियों के अवलोकन करने के बाद स्कूलों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का सुझाव दिया गया। इस मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम, जिसको MLE कहा जाता है, के अनुसार एक रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग इंग्लिश या हिंदी और एक अदर इंडियन लैंग्वेज का यूज एजुकेशन के लिए किया जाएगा। हालांकि रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा केवल प्राइमरी ईयर में ही दी जाएगी और यह आवश्यक भी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि छात्र जो है वो प्राइमरी लेवल पे जब एजुकेशन की शुरुआत करता है तो वह एक बड़े दुविधा में फंस जाता है। क्योंकि जैसे कि ये दुविधा क्यों उत्पन्न होती है, तो मैंने बताया कि फैमिली में वो अदर लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है। मान लीजिए अगर हमारे ही एग्जांपल लिया जाए तो अगर हम इंडिया के किसी स्टेट की बात करें, बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वहां पे बच्चे का जो मदर टंग है वो बांग्ला भाषा है। फैमिली में वो बचपन से बांग्ला भाषा में अपने माता से, अपने पिता से, अपने परिजनों से कम्युनिकेट करते आ रहा है और एकाएक जब वो स्कूल में जाता है तो उसका जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, उसके पढ़ने का जो माध्यम है वो चेंज हो जाता है, वो इंग्लिश हो जाता है या हिंदी हो जाता है। तो इस परिस्थिति में वो दुविधा में फंस जाता है कि अब वो किस प्रकार एक नए लैंग्वेज को इस स्तर, इस आधार पर सीख सके कि वो पुस्तकों का अध्ययन कर सके, उसको लिख सके। क्योंकि लैंग्वेज सीखना एक आसान काम नहीं होता है, उसमें समय की डिमांड होती है। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज अगर नेचुरली तरीके से सीखते हैं जन्म के बाद तो उसमें भी समय लगता है। बच्चा जन्म लेते ही एकाएक बोलने नहीं लगता है, वो पहले छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलता है, एक अक्षर वाले शब्द, 2 अक्षर वाले शब्द को बोलता है और धीरे धीरे उसमें गलतियां और सुधार करते हुए अपने लैंग्वेज को सुधारता है। तो इस प्रकार वो मदर टंग में भी मदर टंग जैसे लैंग्वेज को बोलने में धीरे धीरे दक्ष हो पाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे लैंग्वेज की जो हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग है। इंग्लिश की या संस्कृत की या उर्दू की। तो इस तरह के लैंग्वेज सीखने में समय लगना वाजिब है, क्योंकि शुरुआत तो उसने सीखने की कर दी है, लेकिन किस भाषा में की है, किस लैंग्वेज में की है? अपने मदर टंग में की है। अब इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए उसे कुछ समय की आवश्यकता पड़ेगी। एकाएक वो इंग्लिश में सेंटेंस तो नहीं बोल सकता, एकाएक वो इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंस लिख तो नहीं सकता है। तो इस आधार पर, इस सोच के साथ गवर्नमेंट ने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन दिया जाएगा वो बच्चों के मदर टंग में ही दिया जाएगा। इस मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम के अनुसार रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग इंग्लिश या हिंदी और एक अदर इंडियन लैंग्वेज का यूज एजुकेशन के लिए किया जाएगा। हालांकि रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा प्राइमरी लेवल में ही दी जाएगी। शिक्षा में बहुभाषावाद सांस्कृतिक जागरूकता का निर्माण करती है, क्योंकि अगर हम एक या एक से अधिक भाषाओं को सीख लेते हैं तो हम एक या एक से अधिक कल्चर को भी अच्छी तरह समझने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हिंदी समझते हैं, भोजपुरी समझते हैं,
या इंग्लिश समझते हैं। तो इससे हम 3 तरह के कल्चर को ही समझ पाते हैं, अपने रीजनल कल्चर को या एक विदेशी कल्चर को। लेकिन अपने ही देश में अगर हम गुजराती कल्चर को हमें समझना है, पंजाबी कल्चर को समझना है, बांग्ला कल्चर को समझना है, कन्नड़ मलय कल्चर को समझना है, तमिल कल्चर को समझना है, तो हमें उन भाषाओं का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। क्योंकि बिना भाषाई ज्ञान के हम किसी कल्चर को अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ उसका ऊपरी ज्ञान ही रख सकते हैं। कल्चर को आत्मसात करने के लिए, ट्रेडिशन को आत्मसात करने के लिए हमें उस कल्चर से रिलेटेड, उस ट्रेडिशन से रिलेटेड भाषा को भी आत्मसात करना पड़ेगा। बहुभाषावाद को समाज के भीतर कई भाषाओं का सह अस्तित्व माना जाता है। सही बात है कि यदि हम एक से अधिक भाषाओं को जानने लगे, समझने लगे, तो हमारा रेस्पेक्ट भी अदर लैंग्वेजेस से रिलेटेड स्टेट्स, कल्चर, कम्युनिटी के प्रति बढ़ जाता है। हम एक तरह से कोऑपरेटिव मेंटलिटी के हो जाते हैं कि नहीं, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन ही ऊंचा नहीं, बल्कि अदर हमारे इंडिया में पाए जाने वाले अदर कल्चर और अदर ट्रेडिशन भी एक स्थान रखते हैं और हमें उनका भी उसी तरह होमेज करना चाहिए जिस प्रकार अपने कल्चर का हम करते हैं। तो एक तरह से एक मेंटलिटी हमें डेवलप होती है कि हम सहयोगात्मक रवैया रखते हैं दूसरे की संस्कृतियों को लेकर, दूसरे की परंपराओं को लेकर। ये भाषाएं आधिकारिक या अनौपचारिक, देसी या विदेशी और राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय हो सकती है। इसी विविधता के कारण छात्रों में विविध भाषाई कौशलों के अधिगम, सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने का विकास होता है। परंतु इस मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम में यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि भारत एक बहुभाषिक देश है। यहां के लगभग हर क्षेत्र की भाषा में अंतर है, क्योंकि बांग्ला भाषा हिंदी भाषा से काफी अलग है, कन्नड़ भाषा पंजाबी भाषा से बिल्कुल ही अलग है, चाहे लिखने की प्रवृत्ति हो या बोलने का तरीका। तो एक बहुभाषिक देश होने के नाते भारत के लगभग हर क्षेत्र की भाषा में व्यापक अंतर पाया जाता है और छात्रों पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, जो शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करता है। जैसे कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं, उनकी पारिवारिक भाषा मैथिली या भोजपुरी होती है, और जब वो एकाएक स्कूल में आते हैं, स्कूल में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनका पाला एक ऐसे भाषा से पड़ता है जिसको ना तो वो इससे पहले कभी बोला था और ना सुना था। जैसे कि वो संस्कृत भी सीखते हैं, उर्दू भी सीखते हैं और एक विदेशी भाषा अंग्रेजी भी सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं सीखने की इस प्रक्रिया में उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ता है, उन्हें एक तालमेल बैठाने की आवश्यकता पड़ती है कि वो किस प्रकार अपने रीजनल लैंग्वेज को स्कूली लैंग्वेज के साथ तालमेल बैठाएं। और जब छात्र ये तालमेल सही प्रकार से नहीं बैठा पाते हैं तो उनकी समस्या शुरू हो जाती है। वो पाठों को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, अच्छी तरह लिख नहीं पाते हैं, अच्छी तरह बोल नहीं पाते और धीरे धीरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से उनका मन उचटने लगता है, वो उनके लिए अरुचिकर होने लगता है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि बहुभाषी देश होने के नाते एजुकेशन सिस्टम में ऐसे प्रावधान किए जाएं
जिसमें रीजनल लैंग्वेज को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाए जितना हम एक विदेशी लैंग्वेज को देते हैं, जितना हम भारत के अदर कल्चर से रिलेटेड लैंग्वेज को देते हैं। क्षेत्रीय भाषा, जिसको रीजनल लैंग्वेज कहा जाता है, का प्रभाव भाषाई कौशल पर भी पड़ सकता है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस एरिया में, जिस रीजन में हम रहते हैं, वहां उसकी अपनी एक अलग भाषा होती है जो कि उसके कल्चर और उसके ट्रेडिशन के आधार पर वो डेवलप होती है। जैसे हम बिहार क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारा कल्चर, बिहारी कल्चर जो है वो किस भाषा को डेवलप कर रहा है? वो भोजपुरी को डेवलप कर रहा है, मैथिली को डेवलप कर रहा है। तो जो कि अदर कल्चर की भाषा से बिल्कुल अलग है। जैसे कि अगर हिंदी ही ले तो हिंदी और भोजपुरी में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी असमानताएं भी हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि हिंदी में एक अलग अर्थ रखते हैं, तो भोजपुरी में उसका अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी और भोजपुरी का तो कोई तालमेल ही नहीं है, क्योंकि ना तो अंग्रेजी में कोई ऐसा वर्ड मिल पाता है जो कि भोजपुरी से कोरिलेटेड हो, और ना भोजपुरी में कोई ऐसा वर्ड मिल पाता है जो कि अंग्रेजी से मिलता जुलता हो। तो एक बिल्कुल ही अलग तरीके के भाषा का अध्ययन हमें स्कूल में करना पड़ता है, प्रारंभिक स्तर से ही। और यह अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक समस्यात्मक स्थिति उत्पन्न करती है, और छात्रों के लिए आगे चलकर यह अध्ययन प्रक्रिया अरुचिकर होने लगती है। तो क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज का प्रभाव भाषाई कौशल पर भी पड़ सकता है। इसलिए रीजनल लैंग्वेज को लोगों पर थोपने का प्रयास से बचना होगा, क्योंकि बहुभाषी देश होने के नाते हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं उनकी अपनी एक रीजनल लैंग्वेज है। और यदि कोई स्टूडेंट जिसका जन्म किसी दूसरे स्टेट में हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी स्टूडेंट का जन्म बिहार में हुआ हो, तो उसके लिए तो बिहारी लैंग्वेज बोलना काफी आसान है, समझना काफी आसान है। और उसे स्टडी के लिए यदि बंगाल प्रांत में जाना पड़ जाए या वेस्ट बंगाल एरिया में जाना पड़ जाए, तो एक तरह से उसे वहां के रीजनल लैंग्वेज को भी समझना जरूरी हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ जरूरी होता है, इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम बिहार से आए हो तो बंगाल में तभी रह सकते हो, बंगाल में तभी पढ़ सकते हो जब तुम्हें बांग्ला आए, तुम महाराष्ट्र में तभी रह सकते हो जब तुम्हें मराठी आए। तो एक तरह से ये लैंग्वेज को थोपना हो गया, जबरदस्ती आप किसी पर अपने रीजनल लैंग्वेज को सीखने के लिए दबाव नहीं बना सकते। ये इंटरेस्ट की चीज है। लैंग्वेज इंटरेस्ट के साथ सीखा जाता है। कम्युनिकेशन के सहारे धीरे धीरे लैंग्वेज स्किल में डेवलपमेंट देखा जाता है। लेकिन एकाएक आप किसी पर ये थोप नहीं सकते हैं कि आप इस स्टेट में तभी रहेंगे जब इस स्टेट के लैंग्वेज को अच्छी तरह बोल पाएंगे। तो ऐसा देखा भी जाता है कि कई ऐसी घटनाएं हैं, जैसे महाराष्ट्र में हमें कई बार देखने को मिला कि मराठी भाषा जानने वाले लोग को ही वहां नौकरी करने का एक तरह से प्रावधान किया गया। इसके लिए बाहर से जो लोग आ रहे थे, बिहार, यूपी या जितने हिंदी भाषी लोग आ रहे थे, एक तरह से उन्हें मजबूर किया जाता था कि यदि आप मराठी भाषा नहीं सीखते हैं तो आपको बॉम्बे या महाराष्ट्र के प्रांत को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो यह एक तरह से हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा आघात था। साथ ही लैंग्वेज से का जो रेस्पेक्ट था, चाहे वो अपनी लैंग्वेज का रेस्पेक्ट हो या अदर लैंग्वेज का रेस्पेक्ट हो, तो इस प्रक्रिया से धीरे धीरे वो रेस्पेक्ट खत्म होने लगता है। तो इसलिए रीजनल लैंग्वेज को लोगों पर थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि
यह प्रयास विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच तनाव का कारण बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर उत्तर प्रदेश या बिहार प्रांत से जो लोग अदर स्टेट में काम करने पढ़ने के लिए या किसी घूमने के लिए या वहां पर अपना व्यवसाय करने के लिए जा रहे हैं और एक तरह से उस अदर स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा या उस अदर स्टेट के लोगों के द्वारा उन पर यह थोपा जाए कि नहीं आप तभी यहाँ पर रह सकते हैं जब आप यहाँ के लैंग्वेज को सीख पाएंगे, यहाँ के लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो एक तरह से ये दो राज्यों के बीच या दो राज्यों के लोगों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है, या दो जातियों के बीच या दो कल्चर के बीच या दो कम्युनिटी के बीच या एक तनाव का कारण बन जाता है। यह भी देखा गया है कि फॉरेन लैंग्वेजेस को थोपने से मातृभाषा का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कि स्कूलों में प्राय देखा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का इफेक्ट हर एक सब्जेक्ट पर अब ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। मैथ इंग्लिश में, सोशल इंग्लिश में, साइंस इंग्लिश में, और इंग्लिश तो है ही इंग्लिश में। तो इससे होता यह है कि जो छात्र अपने रीजनल लैंग्वेज को पहले अहमियत देते थे पढ़ने के पहले, यानी अपने घरों में, अब वो छात्र रीजनल या अपनी मातृभाषा को उतना अहमियत नहीं देते जितना वो अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को अहमियत दे रहे हैं। उसे सीखने के लिए एकदम मरे जा रहे हैं और अपनी लैंग्वेज को भूलते जा रहे हैं, अपनी मातृभाषा यानी हिंदी को भूलते जा रहे हैं। कई ऐसे सीबीएसई के छात्र हैं जिन्हें हिंदी में एक लेटर लिखने में भी परेशानी होती है और वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन आसानी से कर लेते हैं। हिंदी का अगर एक सेंटेंस उन्हें दे दिया जाए तो उसमें वो कई सारी गलतियां करेंगे, लेकिन इंग्लिश वो फर्राटे से लिखेंगे। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी मातृभाषा की अवहेलना होती है, हिंदी की अवहेलना होती है। तो यह स्थिति भी बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती कि हम अपनी मातृभाषा को भूलते जाएं और एक विदेशी भाषा के अध्ययन के लिए दौड़ते रहे। होना तो यह चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा में भी उतने ही दक्ष हो जितनी दक्षता, जितनी कौशल हम एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए अपनाते हैं या जितना एफर्ट हम एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए लगाते हैं। आज भी देखने में आता है कि हिंदी की क्लासेस जो है वो अधिकांश छात्र बंक करते हैं। क्यों? क्योंकि या तो उन्हें हिंदी समझ में आती ही नहीं या वो हिंदी को उतना सीरियस लेते ही नहीं। वही अगर इंग्लिश की क्लास हो, मैथ की क्लास हो जो इंग्लिश में है, सोशल साइंस की क्लास हो, उन्हें सीरियस लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे उनका कैरियर इस पर डिपेंड होता है। आगे उन्हें अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है तो अगर वो इंग्लिश मीडियम से हैं तो उन्हें इंग्लिश में ही सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में साइंस पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हिंदी उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। तो सही बात है कि यह देखा गया है कि फॉरेन लैंग्वेज के पीछे भागने के कारण यहाँ के छात्र अपनी मातृभाषा यानी हिंदी की अवहेलना कर रहे हैं। आज ऑल ओवर वर्ल्ड में 3000 से भी ज्यादा लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जिसमें से अधिकांश भाषाएं लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। तो ऐसा ना हो कि जिस प्रकार हम अपनी मातृभाषा की अवहेलना कर रहे हैं, जिस प्रकार हम अपनी मातृभाषा को सीखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा समय दूर नहीं जब हम अपनी मातृभाषा को ही लुप्त कैटेगरी में पाएंगे और विदेशी भाषाओं को सीखकर प्रफुल्लित होंगे और रोमांचित होंगे। तो 3000 आज विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कई ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्तता के कगार पर आ गई हैं और कई ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए
केनिया, केनिया जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक गरीब देश है, वहां पर बोली जाने वाली कई भाषाएं जैसे कि सूबा लैंग्वेज, एल्मोलो लैंग्वेज, ओरोयोम लैंग्वेज, लॉर्कोट लैंग्वेज और याकू लैंग्वेज, ये सभी भाषाएं आज लुप्त प्राय हो गई हैं। इनका अस्तित्व ही अब नहीं रहा है, क्योंकि इसको बोलने वाले, इसको समझने वाले लोग अब नहीं हैं। भाषा लुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक भाषा के पीछे पूरा एफर्ट दे देना और एक भाषा की पूरी तरह अवहेलना करना किसी भाषा के लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अपनी भाषा को दूसरे पर थोपना। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज जब इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं वो संस्कृत को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, संस्कृत समझ रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं। हमारे लैंग्वेज में कोई कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहा है, तो हम इन पर शासन कैसे करेंगे? इनको अपनी बातों को कैसे बताएंगे? इनको आदेश कैसे देंगे और ये हमारे आदेश को कैसे समझ पाएंगे? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जबरदस्ती इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अपने लैंग्वेज को थोपना शुरू किया। बेसिक स्तर से ही सभी पुस्तकों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया। हिंदी की कई सारे नॉवेल्स को भी उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, संस्कृत के भी कई सारे नॉवेल्स को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। रामायण, महाभारत, गीता, वेद, सारे रिलीजियस पुस्तकों को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया ताकि लोग इंग्लिश को पढ़ें, सीखें और हमारे आदेशों को समझें। हम जो ऑर्डर दे रहे हैं वो उस ऑर्डर को समझें, हमसे वो कम्युनिकेट कर पाए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है किसी भाषा के लुप्त होने का, वो है भाषा उपनिवेशवाद, यानी लैंग्वेज कॉलोनियलिज्म। तीसरा विदेशी तानाशाही। जैसे कि हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में अपना रूल जो स्टेबल किया वो किस बेस पे किया? तानाशाही बल पर किया, जबरदस्ती किया कि हम आप पे शासन करेंगे, हम आप पे अपने ट्रेडिशन और कल्चर को थोपेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको हमारी लैंग्वेज बोलनी होगी, हम आपके लैंग्वेज को नहीं बोलेंगे। और भाषाओं को आत्मसात करने की प्रक्रिया की कमी। जैसे कि हम आज भाषा को सीखते हैं, उसे आत्मसात नहीं करते। इंग्लिश पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन उसे हम अपने सोल से फील नहीं करते। हिंदी आज सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही सीमित हो गया, उसे हम आत्मसात नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं किसी लैंग्वेज के लुप्त होने के पीछे यह भी सबसे बड़ा कारण है। इसलिए सोशल कंस्ट्रक्शन के बेस पर मल्टीलिंगुअलिज्म में स्वदेशी भाषा, राष्ट्रीय, आधिकारिक और विदेशी भाषाओं को भाषा नीति विकास के तहत शिक्षा में समान रूप से उपयोग में लाया जाना चाहिए। बच्चों को प्राइमरी लेवल का स्कूलिंग एजुकेशन उनके मदर टंग में ही दी जाए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल और छात्रों के लिए इजी गोइंग बन सके। बच्चे स्टार्टिंग से ही बिना थोपे और इंटरेस्ट के साथ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके लिए स्कूलों में ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला, जिसको त्रिभाषा फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, मूल अभाव के साथ लागू करने की आवश्यकता है, ताकि छात्र बहुभाषी देश में बहुभाषी संवाद कौशल में दक्षता प्राप्त कर सके। धन्यवाद।
इस तरह हमने निष्कर्षतः इस बात को देखा कि कैसे हम एक मल्टीलिंगुअल क्लास को डेवलप कर सकते हैं और मल्टीलिंगुअलिज्म के सहारे हम स्टूडेंट्स को एक भाषा के अलावा कई भाषाओं में स्किल्ड कर सकते हैं, दक्ष कर सकते हैं और जिसका परिणाम काफी सुखदायक होगा और छात्र इंटरेस्ट के साथ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को ग्रहण कर सकेंगे। धन्यवाद।